जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के। इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए असम जीके 2022 करा रहा है और इस सीरीज़ में हम लोग असम रिलेटेड पॉलिटी 4 वीडियो में कवर कर लिए हैं पहले ही। अभी हम लोग इस वीडियो में असम के पॉलिटी असम के पॉलिटी 2 वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा। अगले संडे को आप लोगों का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग असम के लेजिस्लेचर दैट इज़ असम सेक्रेटरीट के बारे में देखेंगे और फिर असम के एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, गवर्नर, ऑटोनोमस काउंसिल, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे होगा, उस पर हम जुडिशियरी जो सिस्टम है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर असम के कुछ बॉडीज़ उसके बारे में देखेंगे, जैसे असम लोकायुक्त, असम का आपका जो APSC है, ऐसे बॉडी, असम फिनांस कमीशन, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कक्षा। तो ये देखिए, पहले असम का जो पॉलिटिकल मैप एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पे असम के पॉलिटी के क्लास कर रहे हैं तो पॉलिटी का मैप भी ज़रूरी है देखना। इसमें इस मैप पे आप देखिए, बजाली भी और तामुलपुर भी हम लोगों ने बनाया है। और बजाली वाइट कलर पे लिखा हुआ है बरपेटा के पास, और तामुलपुर को देखिए रेड कलर पे, ऊपर वाइट कलर पे लिखा हुआ है उदालगुड़ी और बक्सा के बीच में, ठीक है। तो इस जो पॉलिटी की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं एक नज़र पे देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे AP1, हम लोगों ने कोड दिया है, इसमें हम असम लेजिस्लेचर देखेंगे। इस लेजिस्लेचर के अंदर असम लेजिस्लेटिव असेंबली, असम सेक्रेटरीट, स्टेट लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट 2 होगा, फिर कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल कुछ बात देखेंगे असम लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़े हुए। फिर प्रेसिडेंट रूल देखेंगे, असम में 4 बार लगा है प्रेसिडेंट रूल, कब लगा, क्यों लगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे असम एग्जीक्यूटिव, असम एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर एंड गवर्नर के पावर, फिर स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ असम देखेंगे। एक्चुअली असम ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 6 शेड्यूल वाला कुछ ट्राइबल एरिया है, इसके वजह से असम के गवर्नर के पास कुछ स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर है, वो सब देखेंगे। फिर गवर्नर ऑफ असम कौन कौन थे वो देखेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। फिर देखेंगे प्रीमियर, एक्चुअली प्रीमियर वो मतलब आज़ादी से पहले जो चीफ मिनिस्टर है उनको ही प्रीमियर कहा जाता था, तो उनके बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे असम स्टेट सेक्रेटरी, फिर असम का कुछ डिपार्टमेंट्स, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़, जो गांव का पंचायती राज होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, ये सब। फिर ऑटोनोमस काउंसिल और डेवलपमेंट काउंसिल देखेंगे। फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास में जुडिशियरी सिस्टम देखेंगे जो 8 बजे होगा अभी थोड़ी देर बाद। तो जुडिशरी इन इंडिया, फिर हाई कोर्ट्स इन इंडिया, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ असम, और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सभी आर्टिकल देखेंगे, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स। फिर एपेक्स बॉडीज़ देखेंगे जिनमें से APSC, असम लोकायुक्त, फिर असम स्टेट फिनांस कमीशन, असम ह्यूमन राइट कमीशन, असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, फिर कुछ स्टेट सिम्बल्स भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं असम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो असम जो है, इसमें आप लोगों को पता है असम यूनिकर्नल है, मतलब इसमें सिर्फ लोअर हाउस है, सिर्फ असम विधानसभा है, मतलब असम लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें अपर हाउस नहीं है। देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट में अपर हाउस को विधान परिषद कहा जाता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक्चुअली क्या है, भारत में टोटल 28 स्टेट में से सिर्फ 6 स्टेट में ऐसा है जिसमें मतलब दोनों सदन होता है। जो सेंट्रल में जैसा होता है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे दोनों सदन होता है। ये 6 स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, साथ में बिहार, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस 6 स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। बाकी किसी भी स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। असम में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, असम यूनिकार्नल है, बाईकार्नल नहीं है, याद रखिएगा। फिर नोट 2, तो भारत में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे है, टोटल आप लोगों को पता है भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी, और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे है जिनमें मतलब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्चुअली यूनियन टेरिटरी में तो लेजिस्लेटिव असेंबली होना नहीं चाहिए था, लेकिन है, जैसे कि दिल्ली, वहाँ के CM होते हैं, पुडुचेरी की भी है, और जम्मू कश्मीर उनका भी है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अभी भी इलेक्शन नहीं हुआ है। 2019 पे रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ था, जम्मू कश्मीर को मतलब UT बना दिया गया था, आप लोगों को पता होगा। फिर नोट 3, यूनिकर्नल मतलब होता है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि आसाम है।
फिर बाइकामेरल है, बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोथ का लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है, जैसे कि यूपी, बिहार और बाइकामेरल स्टेट है। फिर असम लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ सीट्स कितना है, 126 है, जिनमें से कुछ सीट रिजर्व है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 और शेड्यूल कास्ट के लिए 8। ये जो 126 है मेंबर्स का स्ट्रेंथ, ये सभी मतलब इलेक्शन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम से होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या है, जो मतलब 18 ईयर के हो चुके हैं एडल्ट, वो लोग ही वोट कर पाते हैं और वोट करके इलेक्ट करते हैं, इसको एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फिर नोट, जो असम असेंबली होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, और असेंबली डिजोल्व होता है जैसे लोकसभा डिजोल्व होता है ऐसे ही। प्रेजेंट जो स्पीकर है वो है विश्वजीत दईमारी। 15th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रहा है असम पे। अगले भाग में हम देखेंगे स्टेट लिस्ट। तो स्टेट कैसे कानून बनाता है, तो हर स्टेट का काम क्या है, चीफ मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और गवर्नर उसको पास करके एक्ट बना देता है। तो स्टेट कैसे कानून बना सकता है, भारत में कानून कैसे बनता है, तो भारत में कानून बनाने के लिए शेड्यूल 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो पहला लिस्ट जो है लिस्ट 1, और यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ कानून बना सकता है इस लिस्ट के अंदर। फिर है स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। और तीसरा जो है वो है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें आपका दोनों गवर्नमेंट जो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट जो है यानी लिस्ट 2, इसमें अभी 61 आइटम्स है। 42nd अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ था, पहले इनिशियली 66 आइटम्स हुआ करता था। आइटम्स वो चीज़ है जिन जिन चीज़ों पे मतलब स्टेट कानून बना सकता है, इसको आइटम कहते हैं। तो कुछ आइटम हम देखते हैं, जैसे देखिए एनिमल हस्बेंड्री, बैटिंग, गैमलिंग, फिशरीज, इरिगेशन एंड कैनल, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, जो मतलब दारू जैसा होता है, वो उसका वो भी कानून मतलब स्टेट बनाता है। इसलिए आप देखेंगे किसी स्टेट में बंद है, किसी स्टेट में बंद नहीं है, जैसे कि गुजरात और बिहार में दारू बंद है, ठीक है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, ये भी स्टेट के हाथ में पावर होता है। लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, लोकल गवर्नमेंट, मार्केट एंड फेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, हेल्थ। उसके बाद पेंशन, जो स्टेट रिलेटेड पेंशन होता है। उसके बाद पब्लिक सर्विस स्टेट। फिर टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, थिएटर, सिनेमा, स्पोर्ट्स, वाटर सप्लाई, ये सब स्टेट कानून बनाता है इन चीज़ों पे। ये सिर्फ मत कुछ लिस्ट है, बहुत सारे इससे अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात है। फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे ही मतलब शेड्यूल 7 लिस्ट 3 प्रोवाइड करता है, जिसमें दोनों मिलके बनाते हैं कानून। तो पहले इसमें 47 आइटम था, फिर अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी के टाइम 1976 पे, तभी 5 आइटम इधर से उधर किया गया। मतलब लिस्ट 2 पे पहले था 66, वहाँ से 5 हटा के लिस्ट 3 पे लाया गया। तो कौन कौन सा 5 आइटम को लाया गया था, ये पाँचों आइटम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेशन, तो पहले क्या हुआ करता था 1976 से पहले, एडुकेशन जो है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, अभी स्टेट सेंट्रल दोनों बनाते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सभी पाँचों चीज़ें में अभी सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर मतलब स्टेट का जो कानून है वो मतलब किस जगह पे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यूनियन से, तो यूनियन का कानून मतलब लागू हो जाएगा, मतलब बड़ा मान सकते हैं यूनियन का कानून जो है उसको, ठीक है। अभी कुछ हिस्टोरिकल बातें हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुआ था असम में, 1937 में फॉर्म हुआ था। इसमें 108 इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे, मतलब 108 एमएलए हुआ करते थे। और ये जो असेंबली फॉर्म हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके द्वारा ही हुआ था। और आप लोगों को पता होगा हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका 70% चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। उसका फर्स्ट सीटिंग हुआ था 7 अप्रैल 1937 को शिलोंग पे। एक्चुअली शिलोंग तभी का असम का राजधानी हुआ करता था, मेघालय और शिलोंग एक ही साथ थे तभी। तो और फर्स्ट स्पीकर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया होने से पहले फर्स्ट स्पीकर जो थे वो लेट बाबू बसंत कुमार दास थे। फर्स्ट स्पीकर 1937 का जो असेंबली हुआ था तभी। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इलेक्शन हुआ 27 मार्च 1952 पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑफिशियली इस इलेक्शन को 1951 असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कहा जाता है।
फिर असम लेजिस्लेटिव असेंबली जो फॉर्म हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, उसका पीरियड था 1952 से लेके 1956 तक। इसका स्पीकर हुआ करते थे गुलधर चालिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट जो असम का स्पीकर हुआ करते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो है गुलधर चालिया। और फर्स्ट उससे पहले थे फर्स्ट स्पीकर कौन, लेट बाबू बसंत कुमार दास। फिर 1973 पे क्या हुआ, असम का कैपिटल शिफ्ट हो गया शिलोंग से गुवाहाटी। उसके वजह से फर्स्ट कब दिसपुर पे फर्स्ट सिटिंग हुआ जो लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो दिसपुर पे हुआ था 16 मार्च 1973 को। ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। और अभी हम स्ट्रेंथ देखेंगे, जैसे पहले जो असेंबली हुआ था भारत में, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले, तभी भी स्ट्रेंथ 108 मेंबर्स का था, एमएलए 108 थे। फिर 1952 से लेके 1957 जो फर्स्ट असेंबली है इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसमें भी मेंबर स्ट्रेंथ 108 था। फिर सेकंड जो असेंबली हुआ 57 से 62, तब भी 105 स्ट्रेंथ था, 3 मेंबर एमएलए मतलब कम हो गए थे। फिर 1962 से लेके 72 तक थर्ड असेंबली हुआ था 114 एमएलए। फिर फोर्थ जो असेंबली है इसमें 126 एमएलए का स्ट्रेंथ था 1972 से 78 तक। और अभी भी आप लोगों को पता है हमारा एमएलए का स्ट्रेंथ है 126। प्रेसिडेंट रूल असम में कब कब लगा था, 4 टाइम लगा था। पहले 1979 से 1980, फिर लगा था 1981 से 1982, फिर लगा था 1982 से 1983। ये तीनों टाइम जो हुआ था, क्यों हुआ था, असम एगिटेशन, मतलब असम अलग हो जाना चाहता था भारत से, यूनियन से बिगड़ जाना चाहता था। ठीक है। और एक बार फिर से लगा था असम में प्रेसिडेंट रूल ड्यू टू उल्फा मूवमेंट। तो उल्फा क्या होता है, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम, एक मतलब ऐसा संगठन मूवमेंट चलाया था उन लोगों ने, उसकी वजह से ही फिर से चौथा टाइम लगा था प्रेसिडेंट रूल असम पे। अगले भाग में हम गवर्नर से शुरू करेंगे। असम के एग्जीक्यूटिव शुरू हो गया है अभी, तो गवर्नर पहले देखते हैं। तो आर्टिकल 153 जो है वो कहता है कि भारत के हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। और एक गवर्नर मतलब एक स्टेट या कोई मतलब दूसरा स्टेट, बहुत सारा स्टेट को भी का एक ही गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द गवर्नर जो है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और उनका जो टर्म है ऑफिस का वो 5 ईयर है। तो गवर्नर का कुछ क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, जैसे कि पहला क्वालिफिकेशन वो सिटीजन होना चाहिए, उनका एज 35 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम एज 35 होना चाहिए। मतलब ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, जो एमएलए एमपी वो नहीं हो सकते। और जो असम के गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, आप लोगों को पता होगा। फिर पावर देखते हैं कुछ गवर्नर के हम एक एक करके। जैसे पहले आर्टिकल 163 कहता है कि जो गवर्नर है वो एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है। फिर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी भी स्टेट के, और वो समन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को। जो बिल आता है गवर्नर के पास, एक्चुअली जब भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होता है तभी कुछ मतलब बिल बनाया जाता है, तो उसको एक्ट बनाने के लिए, लागू करवाने के लिए गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है। तो गवर्नर अब के पास कुछ पावर होता है कि गवर्नर उस बिल को एसेंट कर दे, मतलब एक्सेप्ट कर ले, या उसका एसेंट विथ होल्ड कर दे, या फिर उस बिल को रिटर्न कर दे, या फिर उसको रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन भी के लिए। फिर और एक बात है ऑर्डिनेंस वाला पावर। तो गवर्नर का एक ऑर्डिनेंस पावर होता है आर्टिकल 213, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है आर्टिकल 123। ठीक है, सेम ऐसे ही। ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस मतलब जब भी भारत में, मतलब आप लोगों को पता है 3 बार असेंबली होता है, यूनियन में हो या स्टेट में हो, 3 बार ही असेंबली होता है। जैसे मानसून सत्र होता है, फिर आपका बजट सत्र होता है, सेशन कहते हैं इसको, फिर आपका विंटर सत्र होता है, विंटर सेशन। तो हर सेशन तो हर साल, तो पूरा साल तो सेशन नहीं होता है, तो जब भी सेशन होगा तभी मतलब बिल पास होगा। तो ऐसे कुछ कानून ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, इमरजेंसी टाइम पे मतलब लागू करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके वजह से प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको मतलब तभी मतलब विदाउट, जब भी सत्र नहीं चलता है, सेशन नहीं होता है, तभी वो कानून को पारित कर सकते हैं ऑर्डिनेंस लेके।
तो आप लोग सुने होंगे जो कृषि कानून मोदी जी ने ऑर्डिनेंस करके लागू कर दिया। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास कोई ऑर्डिनेंस पावर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर होता है। वो याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 213 जो है वो हमारा गवर्नर का है, और प्रेसिडेंट वाला 123 आर्टिकल, दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। फिर है गवर्नर के पास माफ़ी भी करने का और प्रावधान होता है बहुत सारा, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते, और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को माफ़। ठीक है, जो गवर्नर है वो एनुअल फिनांस, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे स्टेट बजट, वो देख सकते हैं। फिर जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस करने से पहले मतलब गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। फिर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, जो मेंबर होते हैं APSC के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और जो स्टेट फिनांस कमीशन है 5 साल में बनता है, उसका मेंबर भी मतलब उसको भी गवर्नर बनाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो स्टेट PCS होते हैं, APSC का जो मेंबर होते हैं किसी भी स्टेट का, जो PCS है उसका मेंबर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन उनको रिमूवल का पावर गवर्नर के पास नहीं है। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ स्टेट PCS। ठीक है, अगला जो है स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम। एक्चुअली आसाम क्या है, 6 शेड्यूल के अंदर आसाम आता है। आसाम का 3 ऑटोनोमस काउंसिल है, इसके वजह से आसाम के गवर्नर के पास ऐसा पावर मिलता है ट्राइबल एरिया को मतलब कंट्रोल करने के लिए। और इनका जो ट्राइबल एरिया का जो कानून है, उनका प्रोविज़न है 6 शेड्यूल के अंदर, वो भी गवर्नर बनाते हैं। तो आसाम में तीन कौन सा काउंसिल है, ऑटोनोमस काउंसिल है, देखिए 6 शेड्यूल के अंदर 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। नॉर्थ काचार हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, BTAD। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर ऑफ आसाम, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला ब्रिटिश इंडिया में 1921, भारत का आज़ादी से पहले आसाम का पहला गवर्नर थे ब्रिटिश इंडिया में सर निकोलस डॉट बिटसन बेल, तो पहला गवर्नर वही थे। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला गवर्नर जो थे वो सर मोहम्मद साले अकबर हैदरी। ठीक है, पहला गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया के। अभी का जो गवर्नर है प्रेजेंट 2017 से है जगदीश मुखी। ये देखिए जगदीश मुखी का तस्वीर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी के साथ। अभी हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, टिटुलर नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक देश के, ऐसे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर। एक्चुअली गवर्नर जो है वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एक्ट करते हैं। आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट है, सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से। और सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी के सभी। फर्स्ट CM जो है असम के इंडिपेंडेंट जब हो गया था तभी फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदलोई, वो प्रीमियर भी थे। तो उनका जन्म हुआ था 6 जून 1890 को, और उनका देहांत हुआ था 5 अगस्त 1950। तो एक एक करके हम देखेंगे सभी प्रीमियर। पहले हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो थे उनको प्रीमियर कहा जाता था। तो पहला यहाँ पे आप लोग 2 ही प्रीमियर देखेंगे। पहले थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला 1937 से 38 तक। फिर गोपीनाथ बरदलोई प्रीमियर 38 से 39। फिर से और एक बार सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद फिर से एक बार सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला लास्ट फरवरी 11 1946 तक थे। फिर से एक बार अभी इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया भारत का आज़ादी का, तभी गोपीनाथ बरदलोई जी अपॉइंट हुए थे 1946 पे। तो उसके बाद 1947 को भारत का आज़ादी मिल गया। फिर उनका पोस्ट वो चीफ मिनिस्टर बन गए असम के। उनका कार्यकाल था 1950 तक, 6 अगस्त। ठीक है, 6 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, एक्चुअली 5 अगस्त उनका देहांत हो गया था। फिर थे विष्णु राम मेधी 1950 से 57 तक। फिर CM थे असम के BP चालिया
1957 से 70 तक, लगभग 13 ईयर्स। उसके बाद महेंद्र मोहन चौधरी 1970 से 72, 2 साल के लिए। फिर शरद चंद्र सिन्हा 1972 से 78। फिर सी गुलाब बोरबोरा 1978 से 79। फिर जोगेंद्र नाथ हजारिका कुछ ही दिनों के लिए। फिर सैयद अनवारा तैमूर, फास्ट फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 1980 से 81 तक। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने केशव चंद्र गगोई 82, कुछ ही दिनों के लिए। फिर हितेश्वर शइकिया 83 से 85, 2 साल के लिए। फिर एजीपी का गवर्नमेंट आया 85 से 90 तक, प्रफुल्ल कुमार महंत। फिर हितेश्वर शइकिया कांग्रेस से थे 1991 से 1996। फिर भूमिधर बर्मन, ये भी याद रखिएगा, भूमिधर बर्मन सीएम हुए थे आसाम के सिर्फ 22 दिनों के लिए, 22 अप्रैल से मई 14 तक 1996 पे। फिर प्रफुल्ल कुमार महंतो और एक बार 1996 से 2001 तक। उसके बाद सीतारमण गगोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2001 से 2016 तक। उसके बाद उसके बीच में क्या हुआ 2014 में, आप लोगों को पता है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, मतलब जो एनडीए गवर्नमेंट है, उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया था सेंट्रल पे। और असम में भी 2016 में बीजेपी का जीत होता है भारी बहुमत से, और सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं 2016 से 2021 तक। उसके बाद चीफ मिनिस्टर फिर से एक बार, मतलब असम का इलेक्शन होता है, असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, फिर से बीजेपी जीतती है असम से पे, और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। अभी प्रेजेंट सीएम वही डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ही है, ठीक है। अगला जो है हमारा जो ऑफिशियल जो स्टेट का काम होता है, वो सब स्टेट सेक्रेटरी, मतलब असम सचिवालय जो है उसके अंदर होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट और ऑफिस रहते हैं वहाँ पे, गुवाहाटी पे जो स्थित है, कामरूप मेट्रो पे, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है, वो सभी डिपार्टमेंट एक सेक्रेटरी कंट्रोल करता है, जिसको मतलब स्टेट का बॉस कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम, ठीक है। उनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम कहा जाता है। बहुत सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं ऐसे ही होता है, और वो लोग मतलब ब्यूरोक्रेट्स लेवल का सबसे बड़ा पोस्ट चीफ सेक्रेटरी होता है। और आईएएस और ऐसा मतलब स्टेट का जो सिविल सर्विस होते हैं, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, उसका एग्ज़ाम क्लियर करके ही धीरे 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 पहुँचते हैं उस पोजीशन पे। और हर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को कंट्रोल करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी रहते हैं, वो भी ऐसे आईएएस होते हैं या आईएएस नॉमिनेटेड होते हैं, स्टेट पीसीएस वाले। फिर सब डिवीज़न जो है उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ कहा जाता है। फिर रेवेन्यू सर्कल को एडमिनिस्टर करते हैं सर्कल ऑफिसर। फिर ईच रेवेन्यू सर्कल जो है उसमें बहुत मतलब मौजा रहता है, और हर मौजा को कंट्रोल करता है एक मौजादार, ठीक है। अगले देखेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ आसाम, बहुत सारे डिपार्टमेंट है वही सेक्रेटरीट के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग, फिर एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेरिनरी, फिर आसाम एकॉर्ड, फिर है बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीएम सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिल एरियाज डिपार्टमेंट, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारा है, आप देखिएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया है, हर डिपार्टमेंट असम सेक्रेटरीट की वेबसाइट से। अभी हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ देखेंगे। तो पंचायती राज भारत में लागू हुआ 73rd अमेंडमेंट 1992 पे हुआ था, और इसके द्वारा 11 शेड्यूल ऐड किया गया था, और मतलब इसका इलेक्शन के द्वारा बनाया जाता है, और 5 साल में पंचायती राज में इलेक्शन होता है और मेंबर को चुना जाता है। तो इसके कहते हैं क्या, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और 3 टायर का स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे ऑटो में 3 पहिया होता है, 3 रिक्शा होता है, ऐसा टायर बनाया गया। पहला जो टायर था वो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला परिषद है, ठीक है। उसका प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर, सभी को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। और कुछ ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ एपी होगा, यहाँ पे जीपी नहीं, आंचलिक पंचायत जो है उसका मेंबर ऑटोमेटिक जिला परिषद के मेंबर होते हैं, और एमएलए एमपी भी इसका ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं। फिर है आंचलिक पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होता है, और इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर डायरेक्ट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, और ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं कुछ, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ जो गाँव पंचायत का प्रेसिडेंट है, वो लोग
आंचलिक पंचायत के भी मेंबर होते हैं, और एमएलए और एमपी भी आंचलिक पंचायत के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जेडपी और एपी के अंदर मैं फ़र्क आप लोगों को समझा के देता हूँ। जिला परिषद जो है हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होगा। उस डिस्ट्रिक्ट में अगर पकड़ लीजिए ब्लॉक, मतलब 5 ब्लॉक है तो 5 आंचलिक पंचायत होगा। ठीक है, और आंचलिक पंचायत क्या जो मेंबर होंगे, जो वो आंचलिक पंचायत का जो प्रेसिडेंट होंगे वो मतलब जेडपी का भी मेंबर हो जाएंगे। और गांव पंचायत जो है वो विलेज लेवल होता है, उसका भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर का इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इसके बारे में कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। असम में हालांकि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ उससे पहले ही पंचायती राज एक्ट शुरू हो गया था 1948 से, और इसको बहुत टाइम अमेंडमेंट भी किया गया। इससे पहले अमेंडमेंट 1959 पे किया गया, फिर 1972 में और एक बार अमेंडमेंट हुआ, फिर 1986 पे अमेंडमेंट हुआ, फिर आखिर में 1994 में फिर से एक बार अमेंडमेंट हुआ, जब भी पूरा भारत में नया अमेंडमेंट से 73rd अमेंडमेंट जुड़ा गया 1992 वाला। तभी 1994 में असम में नया पंचायती राज एक्ट बनाया गया। अभी फ़िलहाल इस एक्ट के अंदर ही चल रहा है। और इस एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, हर 5 साल में इलेक्शन होना है, और जो इलेक्शन होगा उसको कंडक्ट करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कंट्रोल करता है। जीपी का इलेक्शन जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है, लेकिन जो एमएलए का इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर चुनने के टाइम, तभी वो इलेक्शन को आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है। और फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, 1996 पे, और हालांकि लास्ट इलेक्शन जीपी का हुआ था 2018 पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़, जो टाउन पे बनाया जाता है, टाउन को सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जीपी में देखे थे पंचायती राज में 3 टायर, यहाँ पे 3 टायर नहीं है, यहाँ पे सिस्टम जो है 3 टाइप्स का होते हैं ये सिस्टम। तो क्या क्या, एक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो एक है पूरा मतलब असम में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक ही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जीएमसी गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल बोर्ड 34 है और टाउन कमेटी 66 है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, मतलब 3 कैटेगरी से 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ कुछ शहर में आप देखेंगे वहाँ पे टाउन कमेटी कहा जाता है, कुछ शहर में वहाँ पे बोर्ड कहा जाता है। मतलब टाउन कमेटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छोटा छोटा शहर जो है वहाँ पे टाउन कमेटी कहा जाता है, थोड़ा सा बड़ा होने से बोर्ड कहा जाता है। फिर और भी बड़ा जब भी म्यूनसिपल, जैसे गुवाहाटी जैसा मेट्रो सिटी हो जाता है तभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक ही है। और म्यूनसिपल बोर्ड और टाउन कमेटी जो है वो म्यूनसिपल एक्ट 1956 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और जीएमसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1974 पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंडर म्यूनसिपल गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1969। जीएमसी जो है वो ओनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है असम के भी और पूरा नॉर्थ ईस्ट के भी। अगला जो है ऑटोनोमस काउंसिल। तो 6 शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 244 और 275 के अंदर तो कुछ पावर देता है, जैसे कि 4 स्टेट में हमारा 6 शेड्यूल लगता है। इनमें याद रखिएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी में मतलब 6 शेड्यूल अप्लाई होता है। तो ये याद रखने के लिए एटीएम या एएमएमटी कर सकते हैं, या एटीएम स्क्वायर, एटी असम, त्रिपुरा, एमएम मेघालय, मिजोरम, इन चारों जो स्टेट है इनमें 6 शेड्यूल अप्लाई होता है। तो कुछ प्रोविज़न है, जैसे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन, मतलब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कैटेगरी के शेड्यूल ट्राइब रह सकते हैं। इसके वजह से मतलब जो गवर्नर है वो ऑटोनोमस रीजन भी बना के दे सकते हैं उस एरिया पे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजन काउंसिल, हर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे या हर ऑटोनोमस रीजन पे एक ऑटोनोमस मतलब एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजन काउंसिल बनाया जाता है। और उसका भी पावर होता है, क्या क्या पावर होता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिशरी, माइनर इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन काउंसिलों के पास ये सब पावर होता है। और उन काउंसिलों के पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का भी पावर होता है, जैसे बहुत सिविल और क्रिमिनल, मतलब सिविल अफेयर जो होता है और उसका भी पावर होता है। मतलब वो लोग ट्रायल ऑफेंस कुछ करने से वो लोग खुद मतलब सज़ा देते हैं, वही काउंसिल दे देता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके काउंसिल देखेंगे। और भी कुछ पावर है, जैसे कि काउंसिल प्राइमरी स्कूल का लाइसेंस प्रोवाइड करता है, मिनरल एक्सट्रैक्शन का भी लाइसेंस प्रोवाइड करता है।
फिर और जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर में जो एक्ट बनता है, स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम लोग असेंबली में बनाते हैं, वो वाला कानून इस एरिया में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, उनका अलग ही कानून चलता है, ठीक है। ऑटोनोमस काउंसिल असम में कितना है, 3 काउंसिल है, तो एक एक करके थोड़ा देखते हैं। पहले बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये 2003 पे बनाया गया था बोडो एकॉर्ड के द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है बोडो एकॉर्ड को। इसमें अभी 5 डिस्ट्रिक्ट है, पहले 4 डिस्ट्रिक्ट था, कोकड़ाझार, चिरांग, बक्सा और तामुलपुर नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ, बक्सा से निकला। फिर था उदालगुड़ी, उसके इसमें 46 टोटल जनरल काउंसिल, इसमें 2 मतलब काउंसिल होते हैं, एक जनरल काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जनरल काउंसिल में टोटल 46 मेंबर होते हैं, सभी इलेक्टेड होते हैं और 6 नॉमिनेटेड होते हैं 46 में से। इन 6 जो होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं और ये 6 के 6 नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 14 मेंबर जो है होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ही इन मतलब काउंसिल को फंड प्रोवाइड करते हैं हर साल, तो वो काउंसिल अपना अपना काम करता रहता है, ठीक है। अगला जो है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इसका शॉर्ट फॉर्म है KASC, वाज फॉर्म्ड ऑन 17 नवंबर 1951 पे शुरुआत हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 23 जून 1952 को, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। हालांकि मैं भी उस एरिया का हूँ, मैं बाई बर्थ डोमिसाइल ऑफ कार्बी आंगलोंग ही हूँ, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ अबाउट 2 डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसका एरिया है 2 डिस्ट्रिक्ट से फैला हुआ, कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग। इसमें इसका जो बॉडी है काउंसिल है, इसमें 30 मेंबर है, जिसमें से 26 इलेक्टेड है और 4 नॉमिनेटेड है। फिर है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, उसमें लीड करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और 14 अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है। तो CEM जो है वो इज इलेक्टेड by the General Council and other executive members are nominated by the CEM and the Governor of Assam formally appoints them। अगला जो है वो है डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, जो नॉर्थ काचार है, नॉर्थ काचार हिल्स NCL पहले था, उसका शुरुआत हुआ था 29 अप्रैल 1952 को। तो द डिस्ट्रिक्ट वाज रीनेम्ड डिमा हसाओ इन 2010। याद रखिएगा, इस NCL डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया गया था 2010 पे। पहले काउंसिल जो था उसका नाम था नॉर्थ काचार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अभी है डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल। यहाँ पे जो काउंसिल है, इस काउंसिल का मेंबर है 30, जिसमें से 28 इलेक्टेड है और 2 नॉमिनेटेड है गवर्नर के द्वारा। इसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं और 16 अदर मेंबर होते हैं जो फंक्शन करते हैं ऑटोनोमस काउंसिल का सभी वर्क जो होता है उसको। तो और एक बात है हम लोगों ने 6 जो देखा, 3 जो ऑटोनोमस काउंसिल देखा, ये गवर्नमेंट इंडिया का 6 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके द्वारा बनाया गया। उसके अलावा और भी मतलब ऑटोनोमस काउंसिल है असम में, स्टेट गवर्नमेंट जिसको बनाता है, और ऑटोनोमस काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ असम ने बनाया सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल इथनिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। ये 6 क्या क्या है, राभा हसांग ऑटोनोमस काउंसिल ग्वालपाड़ा पे है, फिर है मिशिंग ऑटोनोमस काउंसिल धेमाजी पे, फिर तिवा ऑटोनोमस काउंसिल मोरीगांव पे, फिर देवरी ऑटोनोमस काउंसिल लखीमपुर पे, फिर तेंगाल काछाड़ी ऑटोनोमस काउंसिल तीताबर पे, फिर सोनोवाल काछाड़ी ऑटोनोमस काउंसिल डिब्रूगढ़ पे। आखिर में हम लोग डेवलपमेंट काउंसिल देखेंगे। तो डेवलपमेंट काउंसिल कितना है आसाम पे, टोटल 33 डेवलपमेंट काउंसिल है। ये बनाया क्यों गया, और सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बीच में जो उनका डेवलपमेंट, जैसे एग्जांपल मोदाक डेवलपमेंट काउंसिल, थाइयो होम डेवलपमेंट काउंसिल एट्सेट्रा, ठीक है। इस डेवलपमेंट काउंसिल्स हैव देयर ओन काउंसिल बॉडी और उसमें मिनिमम 15 से लेके मैक्सिमम 25 मेंबर रहते हैं हर काउंसिल में, एंड दीज आर क्रिएटेड बाय सेपरेट गेजेटी नोटिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। सभी 33 का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे मोरान मोटाक डेवलपमेंट काउंसिल, DC मतलब डेवलपमेंट काउंसिल, माइनल डेवलपमेंट काउंसिल, मोरिया डेवलपमेंट काउंसिल, गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल, चुतिया डेवलपमेंट काउंसिल, आदिवासी डेवलपमेंट काउंसिल, नाथ जोगी डेवलपमेंट काउंसिल, कुछ राजवंशी डेवलपमेंट काउंसिल, विष्णुप्रिया मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल, ताइयो होम डेवलपमेंट काउंसिल, मैचकाचारी डेवलपमेंट काउंसिल, मणिपुरी जाति, सिंगपा पोई मोनताई डेवलपमेंट काउंसिल, अमरी कार्बी, बहुत सारा है ऐसे, आप रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद लैंग्वेज को लेके भी है, जैसे हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल, बंगाली स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल। तो बहुत सारा ऐसा कार्बी पीपुल जो कार्बी आंगलोंग से अलावा दूसरे जगह पे रहते हैं उनका लिए भी एक डेवलपमेंट काउंसिल है।
ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा आज का कक्षा ख़त्म करते हैं। अभी उसके बाद 8 बजे का कक्षा शुरू होगा, तो देखिएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगेगा, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जो संडे को आ रहा है, और ग्रेड 4 का एग्ज़ाम के लिए भी एडवांस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।